करता हूं एक बार अपने YouTube चैनल इजी है पर। मैं इस वीडियो में आपके साथ मिलकर करने वाला हूं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर की वजह से आपके पेपर में नंबर बहुत ज्यादा हो सकते हैं कम हो जाते हैं। यानी एक ऐसा चैप्टर जो क्लास 11th की मैथ्स के लिए आपके लिए सबसे मुश्किल लगता ही होगा। तो उस चैप्टर का नाम है बच्चों स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, क्लास 11th के बच्चे इस चैप्टर को ना करने से बचते हैं, तो आप डरिए मत। मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर इस चैप्टर को जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाने, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही। तो मेरे साथ मिलकर शुरू हो जाइए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, बिल्कुल बारीकी से, इजी कंसेप्ट, स्मार्ट अप्रोच, और पेपर में इस क्वेश्चन के धुएं धुएं कर दोगे आप। बिल्कुल सही है क्या? तो आ जाओ मेरे साथ पढ़ते हैं मिलकर किस चैप्टर के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, और जानते हैं इसके बारीकी कंसेप्ट्स को। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्या है स्ट्रेट लाइन और क्या है इसके कंसेप्ट, आओ फटाफट। तो बच्चों हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। क्या होती है स्ट्रेट लाइन? अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इस शब्द से आप भली भांति वाकिफ होंगे, सही है ना? पहले पढ़ रखा होगा स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट मतलब होता है एक सरल, एक सीधी, और लाइन का मतलब होता है रेखा। यही पॉइंट इसको डिफाइन करती है। तो स्ट्रेट लाइन का एक सीधा सीधा मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो एक बिंदु से होती है। ये एक बिंदु है बच्चों, एक बिंदु से अगर कोई लाइन पास आउट होती है तो उसे लाइन नहीं कहते हैं, उसे लाइन नहीं कहते हैं, उसे रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। बात आ रही है समझ में? एक ऐसी लाइन जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। कितने बिंदुओं से होकर गुजरती है? दो बिंदुओं से। उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा। और जब एक ऐसी लाइन जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती तो है, लेकिन उसकी लेंथ को हम लिमिटेड कर देते हैं, निश्चित करते हैं, सर्टेन करते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड। तो मैंने आपके सामने तीन बातें लिखी हैं, दोबारा बताता हूं। सबसे पहला पढ़ा हमने रे। रे क्या होती है? जो किसी एक बिंदु से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ये लाइन नहीं कहलाती है। लाइन क्या होती है? जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन के इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, यानी कहां शुरू हुई और कहां खत्म हुई पता नहीं चलता है, लेकिन ये दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है। आगे लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती तो है, लेकिन इसकी लेंथ को हम क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। समझ में आया? तो हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में हमें पढ़ना है ये वाला पॉइंट। क्या पढ़ना है हमें? ये लाइन पढ़नी है हमें। सही है क्या? तो बात समझ में आ गई कि रे क्या होती है? जो एक पॉइंट से जाए। लाइन क्या होती है? जो दो पॉइंट से जाए। और लाइन सेगमेंट क्या होती है? ये भी दो पॉइंट से जाती है। इसकी लेंथ क्या होती है? इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। लेंथ कैसी होती है? फिक्स लेंथ होती है। और इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ेगा? सिंपल सिंपल लाइन। आप समझ गए लाइन क्या होती है? तो फटाफट एक बार बताओ लाइन किसे कहते हैं। तो आपने क्या सिखाया, यानी हमने क्या सिखाया आपको? लाइन जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है और उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। सरल है, सिंपल है, इजी है ना? आगे देखते रहो। स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स। देखना, थोड़ा गौर करना कि लाइन के बारे में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज फटाफट देखते हैं आगे। आओ देखो जरा। अब अगर बच्चों आप लाइन समझ गए हो, तो मैंने अभी आपको लाइन का मतलब बताया, और लाइन का मतलब बताते समय मैंने आपको एक सीधी सीधी बात बताई है कि लाइन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है और उसकी लेंथ अनसर्टेन होती है, यानी फिक्स नहीं होती है, निश्चित नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये लाइन है तो बच्चों लाइन की अपनी एक इक्वेशन होती है जिसे हम जनरल इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है बच्चों? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये इक्वेशन लिखा है, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी और इक्वल टू 0। इसे ही बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ
लाइन। बात समझ में आ रही है? ध्यान क्या रखना है कि इसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। और इसके अंदर कितने वेरिएबल होते हैं? 2 वेरिएबल्स होते हैं। कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2। ठीक है क्या? दैट इज x एंड y। एक वेरिएबल होता है x और दूसरा वेरिएबल होता है y। बात समझ में आ गई? दोबारा बता दूं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें डिग्री होती है हमारी 1 और इसके अंदर वेरिएबल होते हैं 2 x और y। यानी इस पूरे चैप्टर में आप जितने भी इक्वेशंस पढ़ोगे ना या जितने भी लाइंस पढ़ोगे वो सारी की सारी लाइंस आपको ax प्लस by प्लस c के टर्म में मिलेंगे और किसी टर्म में नहीं मिल सकती हैं। बात आ रही है समझ में? और उन सभी की डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर हुआ? और अगर ऐसा है तो अब थोड़ा सा और समझो बच्चों। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। क्या होता है ये बच्चों हमारा? ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। क्या है ये हमारा? ये है बच्चों हमारा एक्स डैश, ये हो गया बच्चों एक्स, ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया हमारा वाई डैश। सही है क्या? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। माफ करना, शुरू में मैंने गलत बोल दिया था। ठीक है, वाई एक्सिस और ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस। अब जरा ध्यान से सुनना भैया, ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमसे किसी ने पूछा कि भैया एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ क्या होती है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस किसी ने पूछ दिया कि सर बताओ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है। तो जरा एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पे y की वैल्यू क्या होती है? भैया कोई यहाँ पे पॉइंट है तो चाहे पॉइंट कुछ भी हो y की वैल्यू 0। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो भैया चाहे पॉइंट कुछ भी हो y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जब भी आपसे पूछेगा तो भैया y की वैल्यू क्या आने वाली है बाबू? 0 आने वाली है। क्या आने वाली है सर? 0। ऐसे ही अगर किसी ने मुझसे पूछा कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताओ, y एक्सिस की इक्वेशन बताओ, तो जरा बता दो हमको बताई दियो भैया कि y एक्सिस पे अगर कोई पूछेगा तो सर y की तो खुद की कोई वैल्यू होगी लेकिन x की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। सर y की खुद कोई वैल्यू होगी लेकिन x की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताओ तो हम उनसे कहेंगे सर x इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल अच्छे से, हाँ या ना? एक बार और बता रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसकी डिग्री होती है 1 और इसमें 2 वेरिएबल होते हैं x और एक होता है y। ठीक है, ये हमारा प्लेन होता है x एक्सिस और y एक्सिस, ये हमारा प्लेन होता है। इस प्लेन में x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा y क्या होता है? 0। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होता है उस पे x की वैल्यू क्या होती है भैया? 0 होती है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से ना? आगे देखो और मजा आने वाला है, आपको गारंटी देता हूं। देखो फटाफट एक बार आ जाओ, गौर करना थोड़ा सा, गौर करना थोड़ा सा। अब अगर इतना बात समझ में आ गया है, अगर इतना समझ में आ गया है तो थोड़ा सा और समझा दूं, अच्छे से समझा दूं, बिल्कुल प्यार से। अभी आप लोगों को मैंने क्या समझाया कि सर ये है हमारा y एक्सिस यानी y और ये हो गया y डैश, ये हो गया बच्चों हमारा x डैश और ये हो गया हमारा x। ठीक है, ओके है सर, बहुत ही प्यार से। सर आपने क्या सिखाया? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितना? सर एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछ रहे हो तो y की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, सर y एक्सिस की इक्वेशन पूछने वाले हो तो सर x की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। ठीक है सर, अगर मान लो कि इसी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गई है, ये लाइन L1। ठीक है, लाइन L1 पैरेलल टू x एक्सिस। लाइन पैरेलल है किसके? x एक्सिस के। देन if line L1 is parallel to x axis then
इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ये पैरेलल का सिंबल होता है, पता है ना। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, मैं इसे मिटा के पैरेलल ही लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होगी बता दो फटाफट। तो उस पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो भैया जरा गौर करो, ये एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल, एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट ही तो है, हाँ है ना। तो अगर आपसे y एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू सी। सी का मतलब है बच्चों यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, बात आ गई समझ में। और ऐसे ही मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सर ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है और ये आपका y डैश है। तो अब सर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो क्या लिखेंगे, if a line parallel, if a line parallel to y axis, अगर कोई लाइन y axis के पैरेलल है, then the equation of पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ बताओ। तो सर आप समझाना चाहते हो ये कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो जरा ढंग से देखो सर, x की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यानी x ना तो बढ़ रहा है और ना ही x घट रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू c। तो मैंने दो बातें और बताई, पहली बात हमने सीखी कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो y इक्वल्स टू 0। दूसरी बात सीखी कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो x इक्वल्स टू 0। तीसरी बात सीखी कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो y की वैल्यू होती है कांस्टेंट। चौथी बात सीखी कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो x की वैल्यू होती है कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। ये तो लाइन की छोटी छोटी बातें थी। बात अब सीखनी है हमें कि लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, सही है। तो अगला जो टॉपिक आने वाला है बच्चों वो है हमारा स्लोप ऑफ लाइन। जानते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है और स्लोप ऑफ लाइन किस तरीके से निकलती है। बात आ रही है समझ में, आओ देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आ जाओ देखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन किस तरीके से निकलती है। ठीक है, क्या क्या सीखना हमें, स्लोप ऑफ लाइन। तो अगला जो टॉपिक हुआ हमारा वो है बच्चों स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, या फिर हम स्लोप ऑफ लाइन को ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अब इसका क्या मतलब होता है जरा समझना, ठीक है क्या। इसको समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। सर ये है हमारा एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, इसमें ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है बच्चों हमारा वाई एक्सिस। वो y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है और यहाँ पर x नेगेटिव है। ध्यान से सुनना, ये बच्चों जो हमारा पॉइंट होता है इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। बात ध्यान से सुनना, समझा रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों 0,0। बात फिट हो रही है। ये जो लाइन है, ये जो आपको सीधी सीधी लाइन दिखाई दे रही है, ये जो आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। बात आ रही है समझ में, ओके। ये जो लाइन आपको सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल जो सीधी सीधी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। बात आ रही है समझ में। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब ये है एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि एक्स इधर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, एक्स इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओरिजिन से अबव, ओरिजिन से अबव, अबव द ओरिजिन क्या होता है, y पॉजिटिव होता है। बिलो द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन y क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गई। ये क्या कहलाता है, बिलो द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन। ये क्या होता है, अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर, अबव द ओरिजिन।
ये क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। ये क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। और ये क्या होता है? राइट साइड ऑफ ओरिजिन। क्या होता है? राइट साइड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की राइट साइड। इतना आया समझ में? हाँ या ना? अब ध्यान से समझना। जो राइट साइड ऑफ ओरिजिन होती है, जो राइट साइड ऑफ ओरिजिन होती है, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। ये है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। अबव द ओरिजिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बिलो द ओरिजिन पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्या सिखाया? दोबारा बोलो एक बार। ओरिजिन के राइट साइड को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तेज बोलो एक बार फटाफट। ओरिजिन की राइट साइड को किस नाम से जानते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये क्या होता है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है इतनी अच्छे से? हाँ या ना बोल दो। आई ना समझ में? अब छोटी सी बात सीखना, दोबारा यहां पे आ जाओ। ये हमारा हो गया बच्चों प्लेन, ये एक्स डैश, ये एक्स, ये हमारा हो गया वाई, और ये हो गया हमारा वाई डैश। ठीक है क्या? ये कौन सी डायरेक्शन है सर? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सही है ना? मैंने एक रैंडमली ये बच्चों लाइन खींच ली, मेरा मन कर रहा था, आप जहां से चाहो वैसे खींच दो, लेकिन कहां से खींचना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये लाइन है बच्चों L1। ठीक है, अब इस लाइन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, इस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के थ्रू एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया गया, एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया गया। क्या बनाया गया? थीटा। क्या बनाया गया बच्चों? थीटा। इस लाइन का नाम था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दोबारा बोलता हूं, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये लाइन है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है। कैसा एंगल बना रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा एंगल बना रही है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल। क्या नाम है उसका? थीटा। इस थीटा एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? तो किसी भी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया जाएगा उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के नाम से जाना जाता है। दोबारा बोलो, किसी भी लाइन के द्वारा, किसी भी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया जाता है। कौन सा एंगल? एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाया जाता है उसी एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। और लिखो मेरे साथ कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या कहा मैंने? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? तो हमने कहा है एंगल मेड, एंगल मेड बाय अ लाइन, एक लाइन के द्वारा बनाया गया एंगल, एंगल मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन, विद पॉजिटिव डायरेक्शन, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन, किस तरह से? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसे क्या बोलते हैं? बता दो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। दोबारा सुनो, एंगल मेड बाय अ लाइन, किसी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में
एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाया जाता है उसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हमने किससे दिखाया है? थीटा से। किससे दिखाया है? थीटा से। और इसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट, इसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट क्या कहलाता है? गौर करना, स्लोप ऑफ अ लाइन कहलाता है। स्लोप ऑफ अ लाइन कहलाता है। तो लाइन का स्लोप क्या होता है? तो लाइन का स्लोप कुछ भी नहीं होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट उस लाइन का क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट उस लाइन का क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। बात फिट हो गई? समझ में आ रहा है? क्या दिखाई दे रहा है वीडियो में? पूरा पूरा वीडियो में दिखाई दे रहा है? ओके, वेरी गुड। समझ में आया? इतना आया अच्छे से समझ में? परफेक्ट। समझ में आया क्या? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। आया समझ में? इतना बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? परफेक्टली ओके, समझ गए स्लोप क्या होता है? इस बात को समझने में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। आपको आया कि नहीं आया? वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको स्लोप का मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। ओके का निशान भेजना मुझे, थम्स अप। ओके है ना? आओ आगे और सिखाता हूं। समझ गए? अगर टेंजेंट क्या होता है तो भैया आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को किससे दिखाया है? थीटा से। और टेंजेंट का मतलब होता है वही ट्रिग्नोमेट्री वाला टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री वाला टेन थीटा। क्या कह रहे हो सर? ट्रिग्नोमेट्री टेन थीटा? हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं? थीटा। और टेंजेंट का मतलब टेन, टेन थीटा, टेन थीटा। हाँ, और लाइन के स्लोप को किससे दिखाते हैं? एम से। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, दिखाई दे रहा है? स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन represented by स्मॉल एम। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। यानी एम बराबर क्या हो गया? इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट, यानी 10। तो एम बराबर क्या होता है? टेन थीटा। एम बराबर क्या होता है? टेन थीटा। एम बराबर क्या होता है? टेन थीटा। एम का मतलब क्या होता है? स्लोप। एम का मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? किसी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाया जाता है उसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। क्या बोला? किसी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट क्या कहलाता है? लाइन का स्लोप। लाइन के स्लोप को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से। एम बराबर क्या होता है? टेन थीटा। बात समझ में आ गई? अच्छे से प्यार से, कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बढ़ा रहा हूं ना मैं, बहुत प्यार से। समझ में आ रहा है ना? आओ और आगे सिखाता हूं, डर खत्म कर दूंगा। और कहाँ है ना, जीरो से कहां लेके जाऊंगा? हीरो तक। तैयार हो जाओ मेरे साथ पढ़ने के लिए। आओ आगे चलते हैं। आओ देखो तो जरा, गौर करना। हमने पढ़ लिया कि स्लोप ऑफ अ लाइन का क्या मतलब होता है। हमने अभी क्या पढ़ा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या पढ़ा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन को किससे दिखाते हैं? एम से। किससे दिखाते हैं? एम से। एम इक्वल्स टू क्या होता है? टेन थीटा। एम इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? टेन थीटा, ठीक है क्या? अब हमें इस वर्ड का मतलब समझना है, ग्रेडियंट वर्ड का क्या मतलब होता है। इस ग्रेडियंट शब्द का मतलब क्या होता है? तो आओ समझाता हूं, गौर करना। इसको हटा देते हैं। ये बच्चों हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है।
यहां पर हो गया बच्चों x डैश, ये हो गया हमारा बच्चों x, ये हो गया बच्चों हमारा y और ये हो गया y डैश। ठीक है, मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट का नाम दे दिया बच्चों मैंने p। क्या नाम दिया? p। और इस पॉइंट का नाम दे दिया बच्चों q। क्या आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है पॉइंट? पॉइंट वीडियो में आ रहा है? परफेक्ट, ओके ओके। ठीक है, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लो x1 कोमा y1। क्या लिया बच्चों हमने? x1 कोमा y1। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है बच्चों x2 कोमा y2, x2 कोमा y2। परफेक्ट। क्या लिया हमने? x2 कोमा y2, x2 कोमा y2। q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। ठीक है, क्या गौर करना, ये P पॉइंट है बच्चों, तो इसका मतलब अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो ये हो गया बच्चों मेरा y1। ठीक है, और ये हो गया बच्चों यहां से मेरा ये x1। कोई दिक्कत? अगर ये x1 है तो ये भी x1 होगा, अगर ये y1 है तो इतनी लेंथ भी कितनी होगी? y1 होगी। ठीक है, अब जरा यहां से गौर करो, जरा यहां से गौर करो, तो अगर उसके पैरेलल मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई बच्चों? कितनी हो गई सर? y2 हो गई। ठीक है, और यहां से लेकर बच्चों ये वाली लेंथ यहां तक कितनी होगी बच्चों? जरा बताओ मुझे फटाफट। सर x2 हो जाएगी, x एक्सिस पे x2 है, y एक्सिस पे y2 है। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा मुझे कोई बच्चा बताए कि सर अगर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना है? x2 है। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना है? x2 है। और उसमें से ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? x1 है। तो ये जो बाकी बच गया ये कितना होगा? पूरा कितना है? x2। ये कितना है? x1। तो ये कितना होगा? x2 माइनस x1। कोई दिक्कत? अगर ये आपका y1 है, अगर इतनी लेंथ आपकी y1 है, तो इतने ही पैरेलल अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूं तो यहां से लेकर यहां तक भी ये कितना हो गया? y1 ही तो हो गया, हाँ या ना? और अगर ये y1 है, ये पूरा y2 है, ये y1 है, ये पूरा y2 है, तो बच्चों ये लेंथ कितनी हो जाएगी? बताओ मुझे फटाफट। सर y2 माइनस y1। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना होगा? x2 माइनस x1। ठीक है, क्या मैं इसको दोबारा यहाँ पे बनाता हूं समझाने के लिए। गौर करो, मैंने आपके सामने एक बच्चों पॉइंट रखा, ये है P और ये रख दिया मैंने Q। P के कोऑर्डिनेट थे x1 कोमा y1, Q के पॉइंट थे x2 कोमा y2। कोई भी दिक्कत बच्चों? इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया था और यहां से हमने इसको मिलाया, यहां से हमने इसको मिलाया, ढंग से देखा तो यहाँ ये एक पैरेलल लाइन गई। ठीक है क्या बच्चों? हाँ या ना? तो हमने जो ये पॉइंट निकाला है, ये जो पॉइंट निकाला है, तो यहां से ये लाइन होगी y1, ये पूरा कितना है बच्चों? y2। पूरा कितना है? y2। तो ये कितना बचा? y2 माइनस y1। यही समझाया अभी? ठीक है सर। आगे ये कितना है? y1। ये कितना था? नहीं पता। यहां से एक लाइन खींची तो ये बच्चों निकला x1। ये पूरा कितना था बच्चों? x2। तो ये जो लेंथ बची ये बनी बच्चों x2 माइनस x1। ठीक है, अगर एंगल मान लो यहाँ पे बना है थीटा, एंगल मान लो यहाँ पे बना है थीटा, तो ये थीटा एंगल जरा देख तो ये पॉइंट कितना है? थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर? y2 माइनस y1 अपॉन बेस कितना है सर? x2 माइनस x1 इक्वल्स टू tan थीटा। और tan थीटा किसके बराबर होता है? अभी बताया, बताओ बताओ किसके बराबर होता है? m। तो m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। बात आ रही है समझ में? m बराबर क्या होता है जल्दी बताएंगे? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसे कब यूज करना है?
ये कब लगेगा, क्या है ये? तो आपके पास एक P पॉइंट था, आपके पास एक Q पॉइंट था। जब भी आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट गिवन होंगे और कहेगा स्लोप निकालो, क्या गिवन होंगे? 2 पॉइंट गिवन होंगे और क्या पूछेगा? स्लोप निकालो। तो क्या फॉर्मूला होगा? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्या? स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन 2 points are given, 2 points are given कि जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और कहेगा कि स्लोप निकालो लाइन का, तो हम लगाएंगे m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। बात आ गई समझ में? अच्छे से फिट हो गई ना? पक्का? हाँ। और जब हमें एंगल गिवन होगा, तो जब आपको एंगल यानी थीटा गिवन होगा तो m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा। पॉइंट गिवन होंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। बता रहा हूं, ध्यान देना। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको पॉइंट गिवन होगा, और m इक्वल टू होता है tan थीटा। इस फॉर्मूले का यूज तब करना है जब आपको एंगल दिया हो, तब जब आपको थीटा की वैल्यू गिवन हो तब इसका यूज करना है, पॉइंट गिवन होंगे तो इसका यूज करना है। बताओ तो एक बार, जब थीटा दिया हो ये वाला फॉर्मूला या tan थीटा वाला? tan थीटा वाला। पॉइंट्स दिए होंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात फिट हो गई अच्छे से। एक बात और, थीटा की वैल्यू, आपकी जो ये थीटा एंगल है ना, ये हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, ठीक है? और 0 डिग्री से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर 180 डिग्री का ही क्या बनता है? एंगल बनता है। एक कैसी लाइन पर? एक स्ट्रेट लाइन पर मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। तो थीटा कितने से कितने डिग्री के बीच लाई करता है? 0 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम या फिर उसके बराबर। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? अच्छे से ना? पक्का ना? आ जाओ आगे पढ़ते हैं, इसी को रिलेटेड कुछ और बातें, ठीक है? क्या गौर करना, आ जाओ। अब जरा गौर करना, अभी हम लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ा, तो थोड़ी सी और जानकारी ले लो स्लोप की। ये क्या होता है जल्दी से बताएंगे? इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? एक मिनट बच्चों, इसे थोड़ा साफ कर दूं मैं। चलो बताएंगे, इसे क्या कहते हैं? सर ये तो y एक्सिस है। ये क्या है? x एक्सिस है, ठीक है, वेरी गुड। x x डैश y y डैश, ठीक है क्या? परफेक्ट है। आपने पढ़ ली इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, आपने पढ़ ली इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो आप जरा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बताना बच्चों। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? तो सर एक्स एक्सिस का आप स्लोप पूछ रहे हो, यानी आप एम पूछ रहे हो, हाँ या ना? तो भैया एक लाइन के ऊपर, एक लाइन खुद से कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? भैया एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक लाइन है, वो कितने डिग्री कोण बनाएंगे? 0 डिग्री का। कोई लाइन खुद से एंगल थोड़ा ना बना सकती है। बात आ रही है ना समझ में? एक्स एक्सिस खुद से एंगल थोड़ा ना बना सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा कितने डिग्री का बनना है भैया? 0 डिग्री का। थीटा होता है भैया tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है m। तो m बराबर हो गया भैया tan, और थीटा की वैल्यू आ गई 0। tan 0 होता है भैया 0। तो भैया स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है? 0। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0। आगे स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। तो जरा गौर करना भैया, जरा गौर करना बाबू। गौर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, वीडियो स्किप नहीं करनी है, इधर आओ। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, भैया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी थीटा की वैल्यू कितने डिग्री बाबू? 90 डिग्री आ गई। कितने डिग्री आ गई? 90। थीटा किसके इक्वल होता है? सर थीटा का होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर m। तो m tan थीटा की वैल्यू कितनी है? सर 90 डिग्री। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। कितनी होती है?
इनफाइनाइट, यानी स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना होता है? इनफाइनाइट। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना होता है? इनफाइनाइट। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना होता है? इनफाइनाइट। लेकिन 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 फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, कि जब भी हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री देगी तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग थीटा को यानी इन्फिनिटी को लिखेंगे 1/0। क्या लिखेंगे? 1/0। क्या लिखेंगे? 1/0। ठीक है क्या? 1/0, हाँ 1/0। ठीक है क्या? 1/0। ठीक है, बात आ रही है समझ में परफेक्टली? कैसे लिखेंगे वो करके दिखाऊंगा, तब समझाऊंगा कि थीटा यानी इन्फिनिटी को 1/0 का क्या मतलब था। बात आ रही है समझ में? इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। बात आ रही है समझ में? अब जरा दो बातें और समझो। अब हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में कितने एंगल, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनता है, या एंगल निकलता कैसे है दो लाइन्स के बीच में, समझना बच्चों। ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, एक्स डैश एक्स वाई, और ये हो गया बच्चों हमारा वाई डैश। ठीक है क्या? ये एक लाइन है ऐसे, और ये एक लाइन मान लीजिए ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये सीधी लाइन नहीं है, पहले बात ये मान लेना, ये सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है, मैं कर देता हूं, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे। बात आ गई समझ में? यहां पर एक बच्चों एंगल बना हुआ है, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, मान लीजिए थीटा है, ये लाइन है L1 और ये लाइन है बच्चों L2। ठीक, यहाँ पे एंगल बना हुआ है थीटा, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है बच्चों, ये हो गया हमारा मान लीजिए थीटा फाइव मान लीजिए, और इसे बोल दिया हमने थीटा 1। ठीक है, बाहर एंगल बना है फाइव, अंदर बना है थीटा, और यहाँ बना हुआ है थीटा 2। आपको पहले ये ध्यान रखना कि दो लाइन के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा। दो लाइंस के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा। बात आ रही है समझ में? तो एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है, तो हम लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल्स टू M1। पहले लाइन का स्लोप माना हमने M। स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या मान लिया बच्चों हमने? M2। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये तो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, हाँ है ना? तो ट्रायंगल के बाह्य कोण अंदर के दो कोण के सम के क्या होता है? बाहर होता है। किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका मतलब जो फाई है वो थीटा प्लस थीटा 1 के क्या है? इक्वल है। दोनों लाइंस के बीच में कौन सा एंगल बना है? थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल दो, इंप्लाइज करेंगे थीटा इक्वल्स टू, ये कितना है बच्चों? 5 माइनस में थीटा 1, ये प्लस था, इधर आके क्या हो गया? माइनस। अब ये मेरे पास इन लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल आ गया। अब एंगल का ले लो टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर टेन 5 माइनस में थीटा 1। ठीक है, बात आ रही है समझ में? आगे तो टेन थीटा ऐसे ही रहेगा बच्चों, ये टेन ए और माइनस में बोल दो इसको बी। ठीक है, तो टेन ए माइनस में टेन बी क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए और टेन बी। ठीक है बच्चों, अभी अच्छा मैंने यहाँ पे गलती कर दी है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, इसको अभी हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहां से शुरू करा है, लेट कर लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं लेट टेन फाइव इक्वल्स टू M1 और टेन थीटा 1 की वैल्यू बच्चों हमने मान ली M2। ठीक है, पुट कर रहा हूं, टेन थीटा इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 और M2, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बात आ गई समझ में? तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 और
m2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो ये एंगल है ना, ये थीटा, जो ये एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल दो तरीके से हो सकता है। जो ये एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल बच्चों कितने तरीके से हो सकता है? दो, एक, दो। कैसे कैसे? या तो ये 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी एक एक्यूट होगा या एक ऑब्ट्यूज होगा। ये एक्यूट होगा या फिर ये बच्चों क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। एक्यूट होगा या फिर क्या होगा बच्चों? ऑब्ट्यूज होगा। अगर ये एक्यूट हुआ, अगर ये क्या होगा बच्चों? एक्यूट एंगल हुआ, तो अगर ये एक्यूट होगा तो आपका एंगल हमेशा स्लोप कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपका टेंजेंट, आपका टेंजेंट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर ये ऑब्ट्यूज हुआ, अगर ये क्या हुआ? ऑब्ट्यूज हुआ, तो इसका मतलब आपका जो टेंजेंट है ना, यानी जो आपका स्लोप है ना, वो बच्चों क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। तो जब भी आपका एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो आपको हमेशा उसके लिए 180 में से क्या करना है? माइनस करके लिखना है। किस में से माइनस करके लिखना है? 180 माइनस थीटा। वीडियो में प्रॉपर आ रहा है? ओहो, दिखाता हूं बच्चों, 1 मिनट वेट करेंगे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट, ओके है क्या? दिखाई दे रहा प्रॉपरली? ओके ओके, ठीक है ना? बात आ रही है समझ में? आ जाओ देखते हैं, बात आ गई समझ में, हाँ या ना? अब क्योंकि ये नेगेटिव में भी आ सकता है और ये पॉजिटिव में भी आ सकता है। नेगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव हो रहा है। कब नेगेटिव हो रहा है? जब एंगल ऑब्ट्यूज हो रहा है। कब नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है? जब एंगल एक्यूट हो रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के झमेले से बचने के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव के झंझट से बचने के लिए इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है? इसके आगे लगा दिया जाता है मोड। बात समझ में आ गई? तो tan थीटा इक्वल्स टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और m2। अब आप चाहे इसको ऐसे लिखे, कोई बच्चा इसे ऐसे लिखे, इसे ऐसे लिखे, या फिर tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 और अपॉन में 1 प्लस m1 m2। क्या वीडियो आ रही है पूरी क्लियर? कट तो नहीं रहा वीडियो में? परफेक्ट, ओके है, ओके है। और इसका क्या लगा दो बच्चों? मोड। आप ऐसे लिखो, चाहे m1 में से m2 घटाओ या m2 में से m1 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अब यूज कर लिया है मॉडुलस का। किसका यूज कर लिया है? मॉडुलस का। मॉडुलस का क्या काम होता है? मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा हुआ है -2 का मोड, तो इसका आंसर आएगा +2। और अगर लिखा हुआ है +2 का मोड, तो ये आंसर देगा +2। अगर लिखा हुआ है माइनस में 25, लगा दो मोड, तो आंसर आ जाएगा 25। और अगर लिखा हुआ है सिर्फ 25, तो आंसर आएगा सिर्फ 25। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देता है। बात आगे समझ में? इतना आया समझ में, हाँ या ना? और अगर इतना समझ में आपको आ चुका है तो अब एक छोटी सी बात और सीखो, और जरा ध्यान देना, ठीक है क्या? आओ आ जाओ, गौर करना थोड़ा सा। अब अगर आपको बच्चों इतना समझ में आ गया है तो छोटी सी बात और है, अब जरा देखना क्या होगा कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा कितना हो गया बच्चों? 0। तो अगर थीटा 0 हो गया है तो मैं यहां पे रख रहा हूं, गौर करना, रखो तो बच्चों, tan 0 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 और अपॉन में बच्चों 1 प्लस m1 और m2। इसका क्या लग गया? मोड। tan 0 होता है बच्चों 0, मोड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और m2। ठीक है बच्चों, मोड हटता है तो अपने इधर मान लीजिए मोड x है और इक्वल्स में बच्चों a है, मोड x है और बराबर में a है, तो मोड हटता है तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा प्लस माइनस a होता है। मोड हटता है तो क्या लगता है? प्लस माइनस a, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 पॉजिटिव भी नहीं होता और ये नेगेटिव भी नहीं होता। आपको पता है ना ये बात अच्छे से?
तो सर मोड हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि जीरो है तो ना तो पॉजिटिव लिखेंगे और नहीं नेगेटिव, तो ये रहेगा जीरो और यहाँ पे बचेगा m1 माइनस m2 और अपॉन में 1 प्लस m1 और m2। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा इधर हो गया जीरो बचा, m1 माइनस m2, अब ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस, तो इसका मतलब m1 किसके बराबर आ गया m2। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुन रहे हो क्या, बहुत ध्यान से। m1 बराबर m2 आया कब, जब थीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों जीरो। तो कभी कभी आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताओ एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप के बराबर कब आएगा, जब दोनों लाइन के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा होगा 0 डिग्री का। और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो यहां पे डालो नोट और नोट में लिखो मेरे साथ, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, if two lines are parallel to each other, अगर दो लाइन एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं, then slope of line L1 इक्वल्स टू होता है बच्चों स्लोप ऑफ लाइन L2। इंप्लाइज करके लिखो कि M1 बराबर M2। ये आपका हो गया नोट। क्या लिखा है मैंने कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनका स्लोप एक दूसरे के क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब उन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना है 0 डिग्री का, पहली बात। दूसरी बात ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, आओ जरा गौर करो। अब क्या होगा कि अब थीटा, इफ थीटा इक्वल्स टू बच्चों 90 डिग्री, थीटा कितने डिग्री का बन गया बच्चों 90 डिग्री का, तो गौर करना tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और क्या हो गया बच्चों m2, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री बराबर मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन में बच्चों 1 प्लस m1 और m2। tan 90 की वैल्यू बताओ, अभी लिखवाई थी, जल्दी से बताओ, देख कर बताओ सर। इनफाइनाइट, बढ़िया, इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 और अपॉन में 1 प्लस m1 और m2। और अभी आपको कुछ सिखाया, फॉर कैलकुलेशन पर्पस इंफिनिटी को लिखेंगे 1 अपॉन 0, सिखाया ना, हाँ, इक्वल टू 1 m1 माइनस m2 और अपॉन में 1 प्लस m1 और ये हो गया बच्चों m2। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इस फंक्शन को कर दो रेसिप्रोकल। क्या करना है रेसिप्रोकल, पलट दो 0 अपॉन 1 इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 और अपॉन में m1 माइनस m2। रेसिप्रोकल करा 0 अपॉन समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग 0 बराबर 1 प्लस m1 m2 और अपॉन में m1 माइनस m2। यहाँ पे मॉडुलस आया, अगेन मोड x बराबर अगर a दे रखा है तो x की वैल्यू होती है प्लस माइनस a, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इसका तो 0 तो 0 रहेगा और ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस m1 m2 और अपॉन में बच्चों m1 माइनस m2। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 0, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0 और 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 इक्वल्स टू 1 प्लस m1 और m2। अब ये प्लस में है, इधर आके माइनस, तो m1 m2 बराबर क्या हो गया बच्चों -1। क्या हो गया -1। क्या समझ में आया कि दो लाइन का स्लोप को अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा जाएगा, दोबारा बोला, दो लाइन के स्लोप को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो इक्वल में कितना आएगा -1। लेकिन कब, जब उन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा हो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, अगर दो लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है तो दोनों लाइनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा -1। अब मेरे साथ डालो नोट,
note, if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular to each other, अगर दो लाइन एक दूसरे के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर हैं, देन स्लोप ऑफ लाइन L1 इनटू स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू होता है -1, इंप्लाइज करके लिखो M1 M2 इक्वल टू -1। बात फिट हो रही है अच्छे से? क्या क्लियर दिखाई दे रहा है वीडियो में? कट तो नहीं रहा? कट गया? दिखाता हूं, कोशिश करना थोड़ी सी। ये देखो दिखाई दे रहा है? परफेक्टली ओके है क्या? परफेक्टली ओके है, माफी चाहता हूं इसके लिए। ठीक है बच्चों, गौर करना, आ जाओ गौर करना थोड़ा सा। इतना समझ में आ गया अच्छे से ना? पक्का समझ गए? दो लाइंस के बीच में एंगल्स कैसे निकलता है, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है, स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, एंगल 0 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री के बीच में होता है, टेंजेंट एक्यूट और ऑब्ट्यूज हो सकता है, ऑब्ट्यूज होगा तो 180 में से माइनस कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से बचने के लिए मोड लगाते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सही कह रहा हूं ना? एक छोटी सी बात और बता दूं, बस छोटी सी है, ठीक है क्या? आज समझने की कोशिश करना, ठीक है क्या? आज फटाफट एक छोटी सी बात और बतानी है। अब कुछ भी मुझे नया नहीं बताना, 10वीं क्लास के एक छोटी सी याददाश्त आपको वापस करानी है। अब क्या दिखाना है मुझे? 10th क्लास में आपने एक छोटे छोटे बिल्कुल फॉर्मूले पढ़े होंगे अपने जैसे, याद दिलाता हूं कुछ। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों आपने, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फटाफट बता दो अब, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? सर ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है Q, P Q। P के कोऑर्डिनेट है बच्चों x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2, y2। तो हमें इनके बीच की निकालनी है डिस्टेंस यानी लेंथ। तो बताओ क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? सर ये तो बहुत आसान है, D इक्वल टू होता है बच्चों स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखो, या फिर बच्चों इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो। दोनों का आंसर, दोनों का मतलब क्या है बच्चों? सेम। क्यों सर, फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। सही है, परफेक्टली ओके। दूसरा क्या पढ़ा है हमने? दूसरा हमने 10th क्लास में बच्चों पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? बताएंगे मुझे? सर इसमें तो तीन बातें होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले इंटरनली डिवाइडेड। क्या होता है? इंटरनली डिवाइडेड, ठीक है सर। दूसरा क्या होता है सर? मिड पॉइंट, ठीक है सर। तीसरा क्या होता है? एक्सटर्नली डिवाइडेड। ओके सर, याद आ गया। हाँ याद तो आएगा ही। पढ़ा कौन रहे हैं? धर्मेंद्र भैया। कौन पढ़ा रहे हैं? आपके धर्मेंद्र सर। ये है बच्चों इंटरनली डिवाइडेड। ये हो गया बच्चों हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, और यहां पर पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नली फॉर्मूला, ठीक है क्या? अब इंटरनली डिवाइडेड देखते हैं क्या होता है। क्या होता है इंटरनली डिवाइडेड? गौर करना बच्चों, इंटरनली डिवाइडेड कहता है कि सर ये पॉइंट है P, ठीक है? ये पॉइंट क्या है? P। ये पॉइंट क्या है? Q। P और Q को एक पॉइंट कहीं पे कट कर रहा है R। याद रखना, बीच में नहीं होना चाहिए। बीच में होने लग गया तो मिड पॉइंट साइड में रखो, दाएं बाएं कर लो, बीच में मत रखना। ये है R। तो पॉइंट R divided a line segment, divided a line segment PQ
divided a line segment PQ in divided line segment PQ internally कैसे डिवाइड करता है? इंटरनली, अंदर है, P और Q के अंदर है, हाँ या ना? इन द रेशो ऑफ M इज टू M। अब ये रेशो किसको माने? इसको M या इसको, या फिर इसको M और इसको M, किसको माने? कंफ्यूजन है, ध्यान रखना है। जो रेशो होता है वो PR अपॉन QR का होता है। PR अपॉन QR ये फिक्स होता है बच्चों। PR अपॉन QR क्या होता है? M अपॉन N, ये हमारा रेशो होता है, यानी PR की वैल्यू हमेशा M होगी और QR का रेशो हमेशा N होगा, ये होता है हमारा रेशो। सही है, तो आप समझ गए, ये हो गया M और ये हो गया N। परफेक्ट। अब P के कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1 और Q के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 कोमा y2। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? तो सर R के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? तो बहुत ही आसान, गौर करना, m x2 प्लस n x1 अपॉन में दोनों रेशो का सम, कोमा। अब ऐसे ही y के साथ m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। चलो बोलो मेरे साथ, बोल के दिखाओ, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। क्या बोला मैंने? m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। बोल तो रहे हो ना, शर्माना बिल्कुल नहीं है और ना ही वीडियो स्किप करनी है। पढ़ना है, सीखना है और जीरो से हीरो बनना है तो बोलना पड़ेगा। बोलोगे, समझोगे तो समझ में आएगी, वरना ऐसे ही दूसरों की तरह कहोगे बहुत मुश्किल है, छोड़ देंगे। छोड़ने से सब कुछ, कितना छोड़ोगे, सब खराब हो जाता है। बात आ रही है समझ में? 2 बार बोलोगे समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये बन गया हमारा इंटरनली डिवाइडेड का फॉर्मूला। अब इसको उठा के यहां पे लिख देता हूं, गौर करना। तो R इक्वल्स टू हो गया m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस n, कोमा m y2 प्लस में n y1 और अपॉन में हो गया बच्चों m प्लस n। इंटरनली का बात आ रही है समझ में? अब इसी की जगह ना m और n की जगह दो 1 1। इफ m इज टू n बराबर 1 कोमा 1, अगर m और n की जगह क्या रख देंगे बच्चों? 1 कोमा 1। तो जो r के पॉइंट होंगे ना, एक को x2 से गुना करूंगा कितना आएगा? x2। एक को x1 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? x1। तो x2 प्लस x1 अपॉन में 1 जमा 1 कितना हो गया बच्चों? 2। ऐसे ही यहां पर रखो, एक को इससे गुना करूंगा तो आएगा y2 प्लस में एक को इससे गुना करूंगा तो आएगा y1 अपॉन में 1 जमा 1 कितना हो गया? 2। इससे बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में रेशो क्या होता है बच्चों? बराबर बराबर होता है। रेशो कैसा होता है? इक्वल इक्वल होता है। क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बताओ फटाफट, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। लिख देता हूं इसको यहां पर। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? ये है बच्चों P, ये है Q और बिल्कुल बीच में एक पॉइंट आया है R। ठीक है, तो R के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे बच्चों x1 प्लस x2 और अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? 2। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो सर x1 कोमा y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। परफेक्ट। वीडियो क्लीन आ रही है? कट तो नहीं रहा वीडियो में? ओके ओके, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। आओ देखो, तो आखिरी पॉइंट है हमारा बच्चों एक्सटर्नली डिवाइडेड का। ठीक है, आखिरी पॉइंट है, तसल्ली से देखना, ठीक है क्या? चलो चलो आज देखते हैं। अगला है बच्चों हमारा एक्सटर्नली डिवाइडेड। अब ये क्या होता है एक्सटर्नली डिवाइडेड, समझना बच्चों। ये है हमारा पॉइंट P
और ये है हमारा पॉइंट Q। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 कोमा y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। एक पॉइंट आया R जो कहीं यहां है बाहर, तो कहता है ये R पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, या फिर इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है। ये है बच्चों पॉइंट P और ये है बच्चों पॉइंट Q। इसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। ठीक है क्या, और एक पॉइंट कहीं इधर आया है जिसका नाम है बच्चों पॉइंट R। तो कहते हैं निकालो, तो R PQ के चाहे राइट साइड में हो या फिर पॉइंट R PQ के चाहे लेफ्ट साइड में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो P और Q के बाहर होना चाहिए, P और Q से अलग होना चाहिए, चाहे लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो। इतना समझ में आ गया। रेशो की बात करें तो P से लेकर R तक का रेशो होता है बच्चों M और QR का रेशो होता है N। P से लेकर R तक का रेशो होता है बच्चों N और QR का रेशो होता है बच्चों N। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा आप जरा गौर करो। तो पॉइंट R का फॉर्मूला होता है बच्चों mx2 माइनस में nx1 अपॉन में m माइनस n। ठीक, कोमा my2 माइनस में ny1 अपॉन में m माइनस n। बस इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लेफ्ट में है या फिर राइट में है। फॉर्मूला क्या होता है सर, पॉइंट R इक्वल टू mx2 माइनस में nx1 अपॉन में m माइनस n। बोल तो रहे हो ना, बढ़िया। my2 माइनस में ny1 अपॉन में m माइनस n। इंटरनली का क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, एक्सटर्नली का क्या है, mx2 माइनस में nx1 अपॉन में m माइनस n, my2 माइनस में ny1 अपॉन में m माइनस n। फर्क क्या है, तो इंटरनली और एक्सटर्नली में फर्क यह है कि एक्सटर्नल के अंदर यहाँ पे माइनस साइन का यूज हुआ है और यहाँ पे प्लस साइन का यूज हुआ है। बस इतना सा ही समझना था, बात आगे समझ में अच्छे से। और मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बात आगे समझ में बिल्कुल क्लियर। तो ये था आपका एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा इन डेप्थ कंसेप्चुअल बेस्ड इंट्रोडक्शन स्ट्रेट लाइन का। मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में इन कंसेप्ट्स के बिहाफ पर कुछ खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पर आप सीखेंगे इन फॉर्मूलों का, इन कंसेप्ट का यूज करना। तैयार रहिएगा मेरे साथ पढ़ने के लिए। मिलूंगा मैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, बाय। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे।